आप सभी को मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आप सभी का स्वागत है। जस्टिस एट योर डोर स्टेप, न्याय आपके द्वार, जो कि मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा चलाई जा रही एक सीरीज है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि संबंधित जिले से आई हुई लीगल समस्याएं, लीगल टॉपिक्स या ऐसी लीगल असिस्टेंस जिसके बारे में उन्हें प्रायः डील करना पड़ता है, उसको हम चिन्हित करते हुए कोशिश करते हैं कि आपके माध्यम से इस सीरीज के माध्यम से इंटेरोगेट करके आम जनता तक उसको पहुंचाएं। क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो आज के समय में हम सभी को मालूम है कि बहुत ही अच्छा स्रोत है अपनी बात सामान्य जन को बहुत बृहद स्तर पर पहुंचाने के लिए। अभी तक जो सीरीज में जो लीगल टॉपिक्स हम ले रहे थे वो सारे कानूनी मुद्दे थे, लेकिन छिंदवाड़ा जिले से संबंधित जो आज टॉपिक है वो मीडिएशन है। और इसमें कोई संशय नहीं है कि मीडिएशन ना केवल एक उभरता हुआ विकल्प है, बल्कि यह सर्वोत्तम विकल्प के रूप में सामने आ रहा है जहां तक कि लिटिगेशंस को कम करने की बात होती है। लेकिन मीडिएशन में जो एक्सपर्ट नहीं है, जैसे कि हमारे साथ ट्रेन मीडिएटर हैं, वो ये समझते होंगे कि मीडिएशन जो है वो बाकी कॉम्प्रोमाइज या राजीनामा या बाकी समझौतों से अलग क्यों होता है। क्योंकि सेक्शन 89 सीपीसी में बहुत सारे विकल्प ऐसे दिए गए हैं जो कि नॉर्मल एडजुडिकेशन के अलावा अन्य विकल्प भी हैं, जिसमें समझौते और दोनों पक्षकारों के मध्य सामंजस्य स्थापित करके उस लिटिगेशन को सुलझाया जा सकता है। उन्हीं विकल्पों में से मध्यस्थता भी एक विकल्प है। जैसा कि मैंने कहा कि यह एक सर्वोत्तम विकल्प के रूप में माना जा रहा है अपेक्स कोर्ट के द्वारा भी। और हमारी मध्य प्रदेश जुडिशरी, हम अपने राज्य में भी मीडिएशन को बहुत प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर अभी भी हम देखते हैं कि चाहे एडवोकेट्स हों, पक्षकार हों, मीडिएशन को लेकर जागरूक तो हैं, बट एक्चुअली मीडिएशन है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस बाकी दूसरे विकल्पों से ज्यादा क्यों है, और किस तरीके से इसमें प्रोसेस किया जाता है और किस तरीके से ये पक्षकारों को लाभान्वित कर सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी जागरूकता की कमी है। इसीलिए आज हमने रिसोर्स पर्सन के रूप में एक आपके लिए मीडिएशन के सेशन लेने के लिए एक्सपर्ट को कॉल किया है, जो कि एमसीपीसी, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमिटी न्यू दिल्ली, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एजेस में काम करती है, उनके द्वारा प्रशिक्षित जो मीडिएटर हैं, ट्रेन मीडिएटर हैं, जो हमारे 40 आवर्स की मीडिएशन की ट्रेनिंग भी प्रदान करते हैं, उनको हमने एक्सपर्ट के रूप में बुलाया है, क्योंकि उनसे बेहतर पर्सन कोई नहीं हो सकता है आपको मीडिएशन की टेक्निक्स के बारे में बताने के लिए। छोटा, चूंकि 45 मिनट्स हैं हमारे पास, तो बहुत बड़े स्तर पे तो हम उसको विस्तार में तो कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितने में हम एटलीस्ट इन बिंदुओं को जान पाएंगे उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए श्री शाहिद मोहम्मद जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वो आप अपना सेक्शन कंटिन्यू कर सकते हैं। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज उम्मीद आपको आ रही होगी। और मीडिएशन एक ऐसा सब्जेक्ट है आज की डेट में कि विवादों को सुलझाने के लिए अगर हमें त्वरित गति से कहीं पे अगर लाभ प्राप्त करना है तो उसका दूसरा नाम है मीडिएशन। आप सभी अवेयर होंगे, एक्ट भी पास हो चुका है, एमसीआई बनेगी, अभी मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनेगी और उसके बाद इसका स्वरूप पूरा चेंज हो जाएगा। और जो आपकी एडवोकेसी है, जो आपके स्टूडेंट्स यहाँ जो बैठे हुए हैं, जो मुझे पता चला जो पीएलबीज यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उनके पास एक बहुत सुनहरा मौका आने वाला है किस तरह मीडिएशन में अपना योगदान वहां पर दे पाए। तो मैं पहले चाहूंगा कि जहां पर जो बैठे हुए हैं वो इंटरेक्शन के माध्यम से मीडिएशन के बारे में जो जानना चाहते हैं वो यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पर हूँ ही आपको उस जो भी शंकाएं या जो भी आपके सवाल उनके जवाब देने के लिए। तो वहां पर जो भी हैं वो प्लीज इंटरेक्ट कर लें या सवाल जिनको पूछना है वो पूछ सकते हैं। सर, मैं शबनम शुक्ला, असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल। सर, मेरे समक्ष एक प्रकरण है जिसमें क्रिमिनल प्रकरण है, देवरानी जेठानी का वर्तमान में भी जो चल रहा है, लेकिन दोनों पक्षकारों को मीडिएशन देने के बाद तक वो अड़े हुए हैं कि हमको मीडिएशन नहीं चल रहा, काउंटर कैसे क्रिमिनल मामले में और प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट। ऐसी सिचुएशन में सर क्या उनको डायरेक्ट करें अपन
कि सॉल्यूशन निकले। आप बेसिकली क्या पूछना चाह रहे हैं कि दोनों पक्षकारों का काउंटर केस चल रहा है और एक कंपाउंडेबल है, दूसरा नॉन कंपाउंडेबल है, ऐसी स्थिति है क्या? नॉन कंपाउंडेबल ही है मैम, लेकिन असल में क्या है ना, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है और पक्षकार क्रिमिनल मैटर को छोड़ के प्रॉपर्टी के मैटर को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि वो प्रॉपर्टी टर्म हम करेंगे मीडिएशन। वो मैं उसमें चेता निकालना नहीं कि हम वो प्रॉपर्टी के मैटर को अपन करें, कुछ सॉल्व कर पाए। जब पक्षकार हल जाता है उस कंडीशन में फिर अपन क्या करें कि उनको समझाई दी जाए। देखिए मैडम, अगर नॉन कंपाउंडेबल केसेस उनके पास क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं नॉन कंपाउंडेबल, तब तो आप ऑन रिकॉर्ड तो उस केस में मीडिएशन नहीं कर सकते हैं। बट जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ कि उनके पीछे वास्तविक विवाद प्रॉपर्टी का है, जिसको वो क्रिमिनल केस के माध्यम से प्रेशराइज करके विन करना चाह रहे हैं, राइट? तो अगर वो प्रॉपर्टी का केस अंडर लिटिगेशन है तो निश्चित तौर से अगर उसमें मीडिएशन करेंगे तो ये क्रिमिनल केसेस जो हैं अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन फिर वही बात है कि चूंकि नॉन कंपाउंडेबल है तो उनको लीगल प्रोसेस से तो होके जाना ही पड़ेगा। चलिए, तो आपके इस सवाल से ही आगे बढ़ाते हैं कि मीडिएशन जो आपने कहा अभी कि कंपाउंड और नॉन कंपाउंडेबल, तो अपन शुरुआत यहीं से करते हैं कि मीडिएशन क्या है। मीडिएशन विवादों को त्वरित गति से निपटाने की एक प्रक्रिया है जहां पर एक तीसरा व्यक्ति, निष्पक्ष व्यक्ति होता है जो दोनों पक्षों के बीच में या दो से अधिक पक्षों के बीच में बैठकर निष्पक्ष रूप से रहता है। उनके बीच के जो डिफरेंसेस होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, उन्हें कम्युनिकेशन, स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन के माध्यम से नेगोशिएट करवाकर उसे दूर करता है। यहाँ पर दो चीजें आती हैं, एक तो कम्युनिकेशन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा आता है नेगोशिएशन। अब इसका आपका सवाल भी यहाँ पर लेते हैं कि मीडिएशन किन केसेस में हो सकता है। तो जैसा कि रिस्पेक्टेड मैडम ने अभी यहाँ बताया आपको कि अगर केस कंपाउंडेबल है तो उसमें मीडिएशन बिल्कुल आराम से हो सकता है। नॉन कंपाउंडेबल में केसेस मीडिएशन के नहीं होते हैं, एक्सेप्ट 125 जो क्रिमिनल के प्रोसीडिंग में आते हैं, 498 जो रेफरेबल है, और जो फैमिली मैटर से जुड़े हुए जो केसेस होते हैं जहां पर चीजें नॉन कंपाउंडेबल आ जाती हैं, पर वहां पर उसमें मीडिएशन होता है। और ये 482 के द्वारा या कानूनी प्रक्रिया के द्वारा उसमें मीडिएशन में जो आउटकम निकल के आया है समझौते का, वो इंप्लीमेंट करके उसको हम खत्म कर सकते हैं। अब ये तो आपका सवाल का जवाब होगा कि उसमें हम कर सकते हैं, अगर सिविल मैटर है उसमें करके जो नॉन कंपाउंडेबल है उसको आप 482 में भेज सकते हैं। अगर माननीय न्यायालय ये पाता है, माननीय उच्च न्यायालय ये पाते हैं कि इसमें जो फैक्ट्स थे वो उसी से उभरे हुए थे और वही दोनों पक्षकार होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है कि वो दोनों पक्षकार वही हो, सेम, कोई दूसरे पक्षकार ना हो, सो वो वहां पर मामला सुलझ जाएगा। अब अपन मीडिएशन की बात करते हैं कि मीडिएशन जो होता है कि जैसे कि रिस्पेक्टेड मैडम ने अपने उद्बोधन में बताया शुरुआत में कि जो बेस्ट एडीआर्स एमंग्स ऑल एडीआर्स, सो 4 एडीआर्स होते हैं जो हमारे पास है कि लोक अदालत है, आर्बिट्रेशन है, जुडिशियल सेटलमेंट होता है लोक अदालत के साथ में, और फिर आता है आपका काउंसिलेशन और मीडिएशन। सो शुरू से ही ये ऐसा नहीं था कि मीडिएशन था। आपका शुरू में जब भारत आजाद हुआ और उसके पहले हमारी जो व्यवस्था थी वो थोड़ी अलग थी। एडीआर तब भी था लेकिन अलग फॉर्म में था। हमारे महाभारत काल से, हमारे रामायण काल से जो मीडिएशन की एक जो प्रोसेस थी वो चलती थी एडीआर के माध्यम से। सबसे पहले भगवान श्री राम ने भेजा था अंगद को रावण के पास में, ये आप सभी को पता है कि उन्होंने कहा था भाई समझौता कर लो, बातचीत कर लो और चीजों को खत्म करो, अथवा युद्ध जो है वो निश्चित है। उसके बाद महाभारत काल आता है। महाभारत काल में जो है वो श्री कृष्ण भगवान खुद गए थे और बीच में समझौता करने के लिए, और केवल 5 गांव उन्होंने मांगा था और वो डिनाई हुआ। हालांकि उसमें केवल ये था कि चलो बीच के बैठ के बात कर लेते, मीडिएशन वहां पर नहीं था। देन फिर मुगल काल आता। मुगल काल के पहले हमारे जो वैदिक काल थे, वैदिक काल में याज्ञवल्क्य जो थे उन्होंने कुला, श्रेणी और पुगा ये 3 संस्थाएं बनाई थी उस वैदिक काल में। मतलब हमारा ये जो हम बता रहे प्राचीन, जो हमारा भारत का जो प्राचीन काल हम बता रहे हैं कि उस वैदिक काल में भी एडीआर था कुला, जहां पर कुला, पुगा और श्रेणी, जहां पर वो व्यापारियों के जो मतभेद होते थे, जो फैमिली मैटर्स होते थे, या जो मजदूर वगैरह आर्टिसन होते थे, इनके मजदूरों के जो विवाद होते थे उनको सुलझाने के लिए एक व्यवस्था बनी हुई थी। वही पराशर जी ने भी इसको आगे बढ़ाया। मध्यकाल में अकबर बीरबल के किस्से सबने पता है कि कैसे बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। फिर जो प्री ब्रिटिश काल था उसमें महाजन और पंचायत, ये हमारे बहुत इस्टेब्लिश्ड एक संस्था थी जहां पर
बीच का रास्ता निकाला जाता था, विवादों को सुलझाया जाता था। लेकिन हुआ ये कि ब्रिटिश काल आने के बाद 1753 तक जो है पूरा जो भारत था एक ब्रिटिश कॉलोनी में कन्वर्ट हो चुका था, और जो उनकी मान्यताएं थी अंग्रेजों की वो आनी शुरू हो गई थी। 1775 के आसपास ब्रिटिश कोर्ट इस्टेब्लिश हुए भारत में, और जब ये ब्रिटिश कोर्ट इस्टेब्लिश हुए तो जो कानून थे, जो विवाद सुलझाने लगे थे अब कोर्ट में, वो ब्रिटिश कानून के हिसाब से होने लगे थे। जबकि हमारे भारत का ट्रेडिशन अलग था, हमारी वैल्यू अलग थी, हमारी सोच अलग थी, हमारे जो बातचीत रहन सहन का तरीका था वो अलग था, हमारे समझौता करने का तरीका अलग था। ये सारी चीजें जो है किससे इफेक्ट होने लगी, उससे क्रॉस होने लगी, वो ब्रिटिश कानून से। तो यहाँ पर लिटिगेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा कि हमारी मान्यताएं एक तरफ थी, उनके कानून एक तरफ थे। जब ब्रिटिश गए, चले गए, तो हुआ ये कि हम फिर से अपने देश की तरफ देखने लगे, अपने कानून की तरफ देखने लगे, और हमारे जो लिटिगेशन थे वो एकदम से बढ़ने लगे टुवर्ड्स गवर्नमेंट, क्योंकि हम हर चीज के लिए गवर्नमेंट को देख रहे हैं, हमारी वैल्यूज फिर से आने लगी, हमारे बिलीफ फिर से आने लगे। सो जरूरत इस बात की थी वहां पर कि अब क्या किया जाए। लिटिगेशन बन रहे हैं, और जो गवर्नमेंट थी वो मेजर लिटिगेशन उनके खिलाफ हो रहा था। तब दो रास्ते थे हमारे सामने, ये था कि या तो हम लिटिगेशन को आने से रोकें, जो पॉसिबल नहीं है, आप आजाद हो चुके हो तो आपको तो सुननी है लोगों की। दूसरा, हम एक रिकवरी के लिए संस्थान बनाएं, संस्थान पैदा करें, और गवर्नमेंट उस पर काम किया। 1947 में सबसे पहले भारत सरकार ने जो लेके आए इंडस्ट्रियल एक्ट का लेके आए 1947 में, जहां पर प्रावधान किया गया कि समस्याओं को जो भी थे उनको बैठ के सुलझाया जाए। उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट आता है 1955 पे, जो भी एडीआर का जो है उसमें ये था, तो 23 में इंसर्ट किया गया कि बातचीत पहले कराई जाएगी, और जो भी यहाँ पे एडवोकेट हमारे माननीय अधिवक्ता बैठे हुए हैं या बैठे हुए हैं, जजेस वगैरह हैं, उन्हें पता है कि जो भी केस फाइल होता है फैमिली कोर्ट में तो पहले काउंसलिंग कराई जाती है। उसके बाद हमारे फिर जहाँ पे हम आज जिस जगह से बैठे हुए हैं सालसा से, तो वैसे ही नालसा का गठन हुआ, और सालसा जो उसका लीगल एक्ट का जो एक्ट आया 1987, उस पे के बाद में फिर आर्बिट्रेशन एक्ट आया 1996 में, काउंसिलेशन। अब 2000 में सबसे बड़ा जो चेंजेस हुआ, सीपीसी में अमेंडमेंट आता है 1999 में, और सेक्शन 89 को इंसर्ट किया जाता है, और ये बोला जाता है कि एमिकेबल सेटलमेंट जो है मीडिएशन के थ्रू हो सकता है। और 2002 में जब इफेक्ट में आता है 1 जुलाई से, तब ये पाया जाता है कि अब लीगल मीडिएशन को एक लीगल सेंसिटिव मिलती है कि आप इसके माध्यम से चीजों को सुलझा सकते हैं। फिर एफकॉन जजमेंट आता है, एफकॉन जजमेंट जहां पर ऑनरेबल जस्टिस आपका जो उसमें आता है 2010 एससी 2010 में, कि रविंद्रन साहब बताते हैं कि अब मीडिएशन जो है इसमें कौन से केस आप कर सकते हैं, कौन से केस नहीं कर सकते, कंपाउंडबल कौन से, नॉन कंपाउंडबल कौन से हैं, और उसके अलावा मीडिएशन की प्रोसेस क्या होगी, मीडिएशन में कौन से केसेस भेजे जाएंगे, मीडिएशन की प्रोसेस को कैसी होगी, मीडिएटर कौन कौन होंगे, मीडिएशन के फायदे क्या हैं, मीडिएशन किस तरह से आपकी आम जिंदगी को बदल सकता है कोर्ट के माध्यम रहते हुए। क्योंकि आज जब हम देखते हैं कि जो हाईकोर्ट में अपील होती है, जैसे मान लीजिए आपके कोई केस लगता है फैमिली कोर्ट में, तो फैमिली कोर्ट में केस लगता है अमूमन 2, 3, 4 साल चलता है, और उसके बाद उसकी अपील होती है हाई कोर्ट में। अभी जो हमारे पास लिस्ट है उसमें 96 के केस पेंडिंग है, मैट्रिमोनियल 96 के। अब आप ये सोचिए, जो केस आपका लगा था 30-32 साल की उम्र में, जो महिला या पुरुष रहे होंगे उनका केस लगा हुआ आपका फैमिली कोर्ट, मान लीजिए एग्जांपल हम छिंदवाड़ा का ही लेते हैं फैमिली कोर्ट का, तब उनकी उम्र 28-30 साल 32 साल है, 3-4 साल वहां लग गए, 33-35 साल हो गया। उसके बाद वो आते हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में अगर वो मेरिट उसमें फाइनल हियरिंग में चला गया केस, सो 25-30 साल वहां इंतजार करिए आप। उम्र हो रही है 60-65 साल के, अब 60-65 साल में उसका हल मिले तो क्या मतलब, ना मिले तो क्या मतलब। तो ऑनरेबल जस्टिस रविंद्रन साहब ने इसी बात पे जोर दिया कि क्यों ना चीजों को इस तरह सुलझाया जाए जो 3 महीने के अंदर या कम समय में जिसका रिजल्ट ले सके। दूसरी चीज ये थी कि जब तक मीडिएशन नहीं था तब तक ये था, उन्होंने किस्सा शेयर किया कि एक गांव में एक डॉक्टर है, वो सर्जन है, तो जो उनके पास जाता था तो ये होता, भाई क्या तकलीफ है, ये है ऑपरेशन, कोई ये तकलीफ आपको क्या है, ये तकलीफ है। एक चुटकुला भी बड़ा फेमस इसमें देखिए जोक था कि एक आदमी उनके पास जाता है, बोले सर वो मेरे पेट में दर्द है, ठीक है आइए अंदर लेटिए, ऑपरेशन करते हैं, सर्जन है। दूसरा आया, क्या बात है सर मेरे सर में बहुत दर्द रहता है, ऐसा गठान सी, कोई बात नहीं अंदर आइए लेटिए,
तीसरा आता क्या सब मेरे पैर में बहुत ज्यादा चलता नहीं बनता, कोई बात नहीं अंदर लेटिए, सबको उसने ऑपरेशन थिएटर में लेटा दिया। चौथा आदमी आया, बोले सर कोई बात नहीं चले अंदर लेटिए। अब चारों आपस में बात कर रहे हैं, तो पहले पूछा भाई क्या बात थी, बोले सर पेट में दर्द था, बोले ऑपरेशन करना है लेटो। पैर में दर्द था, सर में दर्द था। चौथे से पूछा क्या, बोले मैं तो बिजली का बिल लेने आया था सर। सर ने बोला अंदर आओ लेटो। सो कहने का मतलब ये है कि उसका जो इलाज था उनका वो केवल एक ही तरीके से था जो आपके आजकल आपका मेरिट में होता है जुडिशरी में, कि आपने केस लगाया है, आर्गुमेंट के बाद ही आपका फैसला होना है, वो पता नहीं कब होना है। हो सकता है उसमें कुछ केस ऐसे हों जिनको आप बहुत आसानी से पहले ही निपटा सकते हो, तो क्यों ना वहां पे एक फिजिशियन डॉक्टर रख दिया जाए। जब फिजिशियन डॉक्टर रखोगे हो सकता दवाई से वो ठीक कर दे उन चीजों को। तो जब दवाइयां दी जाएंगी तो 5 दिन में आदमी ठीक हो जा रहा है, एक एंटीबायोटिक दे दी आपने 7 दिन की 10 दिन की, हो सकता है उससे, तो पहले दवाई से देख लेते हैं, नहीं होगा तो ऑपरेशन करेंगे। सो ये अवधारणा जो आपने जो है इसके पीछे देखिए, जो आपका सिलेबस भी आज आपका क्वेश्चन आंसर का कि अवधारणा क्या है, इसकी अवधारणा यही थी कि वो केसेस जिन्हें बहुत जल्दी निपट जाना चाहिए उनको क्यों ना मीडिएशन के माध्यम से या किसी अन्य एडीआर के माध्यम से सुलझाया जाए। छिंदवाड़ा में बहुत ज्यादा विकास हो रहा है, मैं भी छिंदवाड़ा में काफी समय रहा, आजकल तो ओवर ब्रिज बन रहे हैं, सारी चीजें बन रही हैं। आप देखिए कि जब आप छोटी बाजार जाते थे छिंदवाड़ा में, छोटे तालाब से छोटी बाजार जाते थे तो बड़ा एरिया कंजेस्टेड था ना, था कि नहीं? वहां हाथ उठा के बताइए, आवाज आ रही है? हाँ था ना। अब मान लीजिए उसको हम छोटे तालाब के बाजू से और सत्कार के वहां से एक रास्ता बड़ा लंबा सा निकाल दें या श्रेयांश टॉकीज के वहां से, तो आदमी जल्दी पहुंच जाए। तो वही हुआ, तो आदमी अपने गंतव्य पे जल्दी पहुंचने लग गया। बस मीडिएशन का पर्पस भी यही था कि क्यों ना जितना लिटिगेशन का ओवरबर्डन कोर्ट में आ गया है उसके बजाय एक साइड में एक रास्ता खोल दें एडीआर का, वहां से व्यक्ति जाए और जो चीज चाहिए वो जल्दी से उस चीज को ले ले। तो छिंदवाड़ा में जो चीजें वहां पर हुई वही समझ लो मीडिएशन के लिए भी हुई, कि हमने अपने केसेस को जिसमें मैट्रोमोनियल है, चेक बाउंस के केस हैं या बाकी सिविल मैटर्स हैं, डिस्प्यूट है, तो उसको हम जल्दी से निपटा लें ताकि जो चीज हमें 25 साल बाद मिलनी है वो आज हमें मिल जाए। तो मीडिएशन का अवधारणा का ये उदाहरण था। अब मीडिएशन में होता क्या है, मीडिएशन में एक न्यूट्रल व्यक्ति होता है, एक निष्पक्ष व्यक्ति होता है जो दो पक्षकारों के बीच में उनको बैठाता है, उनके डिस्प्यूट जो कोर्ट में लगे हुए हैं उनको अपने पास से बैठाता है, लेता है और उस डिस्प्यूट में से कॉन्फ्लिक्ट को निकालता है। एक्चुअली अब यहाँ पर जो मीडिएटर अगर कोई है या पीएलबी बैठे हुए हैं या जो एडवोकेट हैं तो इस बात को ध्यान दें कि देखिए जो कोर्ट में लगता है वो डिस्प्यूट आता है, लेकिन जो मीडिएटर डील करता है वो करता है कॉन्फ्लिक्ट। अगर कॉन्फ्लिक्ट एक आप लोग समझने लग जाएं या कॉन्फ्लिक्ट का अवधारणा यहाँ पे निकल जाए तो कोई भी डिस्प्यूट अनसॉल्व नहीं रह जाएगा। आप इसको ऐसे समझें कि एक दो व्यक्तियों के बीच में पहले शांति रहती है, पीस रहता है, अचानक किसी बात पे डिफरेंसेस होते हैं। सपोज मेरे घर पे मैंने घर का रेनोवेशन करवाया, अब मुझे पर्दे लगाने, अब वो पर्दे जो है गुलाबी रंग के मुझे चाहिए, वाइफ को चाहिए कि नहीं जो दीवार है उस रंग की चाहिए, मुझे गुलाबी रंग पसंद है। तो अभी तक शांति थी, अब शांति में ये हुआ पर्दे ने आके खलल डाल दिया। खैर उस पर्दे के नाम पे हम पे एक बहस होने लग गई कि मुझे गुलाबी पर्दा चाहिए, वाइफ को वो दीवार के रंग का पर्दा चाहिए। अब दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाइफ को दिन भर रहना है घर पे, ऑब्वियसली कि भाई सुबह से शाम तक वो घर पे रह रही, तो वो चाह रही कि जो पर्दा है वो मेरे हिसाब से वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर। मेरे लिए बड़ा जरूरी है कि गुलाबी रंग मुझे पसंद है, पैसे मेरे लग रहे हैं, कमा मैं रहा हूं, तो क्या मेरे घर पे नहीं चलेगी? अब हमने उस बात को अपना ईगो पे ले लिया कि पर्दा तो ऐसे ही होगा। चलिए, हो सकता है वो चीजें सुलझ गई हो, हमने हार मान ली, एकोमोडेट कर लिया कि ठीक है जो तुम बोल रही हो वही सही है, या उसने कर लिया, ये तो उनका तो तरीका यही है, हमेशा ये मानेंगे नहीं और पर्दा इन्हीं के, ठीक है चलो हो जाता है। लेकिन उस बात ने खलल डाल दिया आपके दिमाग में। अब वो डिफरेंसेस मान लो वहां दूर नहीं होते तो क्या होता, उस पर आर्ग्यूमेंट होता। तो एक पीस थी, पीस में किसी बात पे डिफरेंसेस हुआ, डिफरेंसेस जो कन्वर्ट हुआ वो हुआ आपका आर्ग्यूमेंट पे। अब आर्ग्यूमेंट जो हुआ वो आपका कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट होता है कि आर्ग्यूमेंट के बाद में क्या होता है, सबसे पहले बातचीत बंद होती है। जब आपके बीच में कभी बहस होती है तो आपके अगर वकीलों की बहस को अलग कर दें कि वो तो एक प्रोफेशनल वे होता है, लेकिन वही चीज अगर बाहर हो जाए, बार रूम में हो जाए, स्कूल में बच्चे बैठे हुए हैं, अगर मान लीजिए आपके स्कूल में किसी छात्रा से या छात्र से या दोस्त से आपके किसी बात पे बहस हो जाए तो आप क्या करते हो, सबसे पहले बात बंद करते हो। अब जब बात बंद हुई
वो चीजें और उसमें जुड़ती हैं और डिस्प्यूट में कन्वर्ट होता है। डिस्प्यूट दो जगह जाता है, या तो थाने में जाता है या कोर्ट में जाता है, और थाने से भी कमोबेश जो है वो कोर्ट में ही जाता है। और शिकायतें होके जब कोर्ट में जाता है तो जो ऑनरेबल जज हैं वो डिस्प्यूट को डील करते हैं और उसमें हियरिंग करते हैं। लेकिन जब वही केस आ जाता है मीडिएटर के पास, तो मीडिएटर क्या करता है, वो डिफरेंसेस जो निकले थे, जो शुरू में निकले थे डिफरेंसेस, जिस बात पे लड़ाई शुरू हुई थी, उसको निकालता है कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या है, एक्चुअली किस बात पे बात शुरू हुई, और फिर उनको वो डाइल्यूट करता है। आपने आइसबर्ग देखा होगा, टाइटैनिक में एक पिक्चर बनी थी टाइटैनिक, देखी किसी ने? वहां पर हाथ उठाइए अगर देखी हो तो। वेरी गुड, हाँ हाँ जी, हाँ दिख रहे हैं। और टाइटैनिक का जो पूरा बनने का कारण था पिक्चर का, वो था आइसबर्ग। तो आइसबर्ग जानते हैं आप क्या होता है? कोई अनम्यूट करके वहां से बोलेगा आइसबर्ग क्या होता है? आप इसको प्लीज इंटरेक्टिव रखिए, तभी ये इंटरेस्टिंग होगा, नहीं तो बोर हो जाएंगे आप बस वो वन वे से आप उसको चीज को ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। प्लीज फील फ्री टू कम्युनिकेट ना। तो अनम्यूट करिए, वहां से बताइए कि आइसबर्ग क्या होता है। जितना हमें ऊपर आइस दिखता है उससे ज्यादा नीचे उसमें आइस रहता है। ठीक है, मेन बात है कि डिस्प्यूट जो हमें ऊपर दिखता है वो नहीं होता है, मेन वेरी डिस्प्यूट गुड, नीचे होता है। आपका शुभ नाम बताएं। सविता उगले, डाउसन सेक्रेटरी। अच्छा मैडम, नमस्कार। चलिए ये बाकी एक्चुअली ऑल आर नॉट विजिबल वेरी क्लियरली, शैडो आ रहा है आपके यहाँ, तो वो दिख भी नहीं रहा है कौन कहाँ पे है। नहीं, मैंने सोचा शायद कोई स्टूडेंट है, कोई इंटरेक्ट करेगा, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, और जी जी, वेरी गुड, बहुत बहुत सही आंसर था आपका। train mediators over there, मतलब it is expected to train mediator at least कि please communicate and make this session very fruitful to for everybody। जी। सो आप देखिए, उस जो आइसबर्ग होता है उसमें जो टॉप होता है वो 10% होता है, उसका 90% नीचे होता है। ठीक है, अब जो कोर्ट में केस लगते हैं वो तीन ही चीज पे लगते हैं, फैक्ट्स, लॉ, पोजीशन। ठीक है, तो जब वो केस लगे और जब मीडिएटर के पास वो केस आते हैं, तो उसमें जो 90% जो है उसमें क्या निकालते हैं वो? मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, बिलीफ कहीं हट हुआ है, वैल्यू उनकी रैप्चर हुई है, उनकी फिजिकल एक इनसिक्योरिटी थी, उनकी एक इकोनॉमिकल इनसिक्योरिटी थी, तो ऐसी क्या बातें हुई हैं, ये मीडिएटर निकालता है और उस आइस को ब्रेक करना शुरू करता है। और ब्रेक करने के लिए उनको पता है कॉन्फ्लिक्ट में जो 4-5 कॉज होते हैं। इंफॉर्मेशन कॉन्फ्लिक्ट होता है कि हमें इंफॉर्मेशन कहीं से गलत मिली है, मिस इंफॉर्मेशन है या आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है। वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट होता है कि जहां पर हमारे वैल्यू, हमारे ट्रेडिशन वो कहीं पे जो रैप्चर हुए वो, उसका इंटरेस्ट हमारा कहीं पे अगर जो है खत्म हो रहा है या उसको फुलफिल नहीं हो रहा है, वो होते हैं। दूसरा होता है स्ट्रक्चर, जहां पर अगर मान लीजिए कोई एमबीसी केसेस हैं, तो जो एडवोकेट वगैरह आते हैं वो कंपनी बोलती है नहीं इसमें हम तो कोर्ट का कहना मानेंगे और आप कंप्रोमाइज मत करिए। या फिर बाकी जो केसेस जहाँ पे प्रिंसिपल आते हैं, प्रिंसिपल के एजेंट आते हैं और वो समझौता नहीं होने देते हैं या चीजों को बनने नहीं देते हैं, तो वो कॉज कॉन्फ्लिक्ट के वहां पर होते हैं। तो ये सारे जो वैल्यू, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ये कॉज का पता लगा के मीडिएटर उन्हें डाइल्यूट करता है, उन्हें खत्म करता है और फिर वही पोजीशन पे लेके आता है जिस पोजीशन से वो दोनों शुरू हुए थे। अब ये होता है कि मीडिएशन में होता क्या है कि मीडिएशन प्रोसेस होती है कि मीडिएशन में इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में दोनों पक्षकारों का इंट्रोडक्शन होता है, एडवोकेट का इंट्रोडक्शन होता है, मीडिएटर का स्वयं का इंट्रोडक्शन होता है। प्रोसेस बताई जाती है कि भाई देखिए जो मीडिएशन है, मीडिएशन एक नॉन बाइंडिंग वॉलेंट्री प्रोसेस है। नॉन बाइंडिंग वॉलेंट्री, ये बाध्यकारी नहीं है आपके लिए, बैठो बात करो, नहीं लगता तो आप जा सकते हैं विदाउट गिविंग एनी रीजन। ये वॉलेंट्री है, ऐच्छिक है, आपके लिए भी हमारे लिए भी। और यहाँ पर मैं एक न्यूट्रल पर्सन हूं जो आप दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट है उन्हें दूर कराऊंगा, आपकी बातचीत करा के कराऊंगा मैं, लेकिन करना आपको ही है। जब हम प्रियम्बल की बात करते हैं, विद द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, वही चीज मीडिएशन में है कि बाय द पार्टी, ऑफ द पार्टी, फॉर द पार्टी। तो यहाँ पर स्टैब्लिश करता है मीडिएटर, देखिए ये पार्टी सेल्फ डिटर्मिनेशन यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पर आपको ही अपने निर्णय लेना है। हम कोई भी निर्णय आप पे थोपेंगे नहीं, हम आपको समझाइश नहीं देंगे, हम आपको गाइड नहीं करेंगे, हम आपका अच्छा बुरा नहीं बताएंगे।
तो सारी जो करना वो आपको करेंगे, केवल मैं हम एक फैसिलिटेटर के द्वारा आप के रूप में आपके सामने रहेंगे और आपको हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करेंगे कि आप अपने डिस्प्यूट को खुद ही कर लोगे। हम जो ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं, कई बार जो जज के रूप में आप देखें तो उसमें एक व्यक्ति खुश होता है, एक व्यक्ति अप्रसन्न होता है, एक हारता है, एक जीतता है। मीडिएशन में विन विन सिचुएशन होती है, दोनों ही पक्षकार जो है वो जीतते हैं। ठीक है, अब मध्यस्थक लाभ बताता है कि देखिए समय की बचत होगी, जो केस आपका 20, 50, 25 साल चलना है वो आपका 3 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा बातचीत में, 90 डेज, और ज्यादा अगर लगा कि 30 दिन का और समय मिल जाता है इसमें तो 120 दिन का। उसके बाद पैसे की बचत है आपकी, आपके जो खर्चे होने वाले आने जाने के वो आपका नहीं होगा। दूसरा, ये आपका निर्णय होगा, आप जो चाहते हो आपके हिसाब से ऑर्डर यहाँ पे जो है वो कोर्ट पास करेगी, जो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रतिवेदन में मध्यस्थक के, वही माननीय न्यायालय में जाएगा। और माननीय न्यायालय अगर ये पाता है कि ये अकॉर्डिंग विथ लॉ है, ये इंप्लीमेंट हो सकता है, इसमें किसी और कानून का उल्लंघन नहीं होता है और किसी तीसरे पक्ष का इसमें राइट ऑफ नहीं हो रहा है, अगर वो उन्हें वो डिग्री ऑर्डर जो भी अप्रोप्रिएट हो उसको पास कर देते हैं और आपका विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, फाइनलिटी हो जाती है। आपको फिर कभी भी उस मुद्दे पे दोबारा कोई भी सुनवाई नहीं होती, वो आखिरी हो जाता है, पहली चीज। दूसरा, अगर और भी कोई केस आपके उसमें लगे हुए हैं उन पक्षकारों के साथ, वो भी एक साथ खत्म हो जाते हैं। तो चाहे वो केस आपका यूपी में लगा हो, चाहे वो दिल्ली में लगा हो, चाहे वो किसी और स्टेट में लगा हो, चाहे स्टेट के किसी और डिस्ट्रिक्ट में लगा हो, वो चीजें खत्म हो जाती हैं। एक ही आपके मीडिएशन प्रतिवेदन से सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो एक बेनिफिट आपका ये होता है। दूसरा ये होता है कि आपकी उम्र बच रही है, आपका सुकून बच रहा है। अब जब सुकून को आप एक तरफ रखते हो और अपने कोर्ट के केसेस के जो लगने वाली परेशानियां हैं उसको एक तरफ रखते हो, तो आप पाते हो कि नहीं, सुकून इज मच बेटर देन कोर्ट प्रोसीडिंग। तो आपका ये फायदे बताता है। फायदे बताने के बाद में वो आपका एक ज्वाइंट सेशन लेता है इंट्रोडक्शन के बाद में। ज्वाइंट सेशन में जहां वो आपके उस प्रॉब्लम को सुनता है जो आपकी है और आपको बताता है कि भाई इसमें आपको निकालना है, आपकी ये बातें हैं। वो एक पक्षकार को सुनता है, फिर दूसरे पक्षकार को सुनता है, सुनने के बाद में वो एजेंडा बनाता है कि एक्चुअल इनके बीच में बात क्या है, बात क्या करना है। सपोज एक मैट्रिमोनियल केसेस है, मैट्रिमोनियल में हस्बैंड वाइफ सामने बैठे हैं और उन्होंने ज्वाइंट सेशन किया। ज्वाइंट सेशन करने के बाद में एक बोल रहा है कि मुझे नहीं रहना इनके साथ में, मैंने तलाक इससे लगाया हुआ है। दूसरे ने विरोध किया है उसका कि भाई मुझे रहना है, इससे मैंने सेक्शन 9 भी लगाया हुआ है, या मैं तलाक का अपोज कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अब दो बातें हो गई, एक को तलाक चाहिए, एक को तलाक नहीं चाहिए। अब मान लीजिए कोई बच्चा भी उनका है तो वो भी एक बीच में आता है कि मेरा एक बच्चा भी है। अब यहाँ पे एजेंडा बनाता है मीडिएटर। जैसे सिविल में इश्यूज बनते हैं, वाद प्रश्न बनते हैं, वैसे मीडिएटर अब यहाँ पे एजेंडा बनाता है कि देखिए हम एजेंडा बनाते हैं क्या साथ में रहना संभव है, पहला इस पे बात करेंगे। दूसरा, क्या साथ में रहना का संभव नहीं है तो क्या विकल्प हो सकते हैं, क्या डिवोर्स हो सकता है, क्या लीगल सेपरेशन हो सकता है, क्या बिना डिवोर्स के अलग अलग रहना हो सकता है। ये सारी चीजें उस पर डिस्कस होती है। और अगर बच्चे हैं तो बच्चे का राइट क्या, अगर डिवोर्स होता है फिर बच्चा क्या, साथ में रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो मामला खत्म। लेकिन अगर डिवोर्स की कंडीशन आती है, उन बच्चों का क्या, क्योंकि बच्चों का राइट ऑफ मीडिएटर या कोई भी कोर्ट कर नहीं सकती है, धर्मोदास बीवी मोहरी बीच में आड़े आ रही हैं, तो वो जो चीजें होती है मीडिएटर करता है। अब उसके बाद जब सुन लेता है दोनों पक्ष को, फिर वो सिंगल सेशन में जाता है। सिंगल सेशन में जहां पर पक्षकार अपनी बात कॉन्फिडेंशियली रूप में बताता है, मीडिएटर बोलता है देखिए ये गोपनीय प्रक्रिया है, ये कोई बात जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो कहीं डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। और यही एक उसका क्रक्स है मीडिएशन का, कि इसमें गोपनीयता बहुत अहम चीज होती है। एक तो न्यूट्रलिटी, जो निष्पक्ष मीडिएटर होता है, जो किसी का नहीं होता है, निष्पक्ष होता है। और दूसरा होता है जो गोपनीयता। गोपनीयता मैं हमेशा कहता हूं ट्रेनिंग प्रोग्राम में कि न्यूट्रलिटी उस केस के होने तक, लेकिन गोपनीयता मीडिएटर के मरने तक, कि जब तक मीडिएटर जिंदा है तब तक वो चीज उसके अंदर रहनी चाहिए और रहती है। कि और कई बार बहुत चीजें निकल के आ जाती हैं गोपनीय सेशन जब होता है, सिंगल सेशन जब होता है। सो मीडिएटर उसको एस्टेब्लिश करता है कि देखिए ये गोपनीय सेशन रहेगा और इसमें कोई बातें दूसरे पक्ष को नहीं बताई जाएंगी, वही बातें केवल बताई जाएंगी जो आप परमिट करोगे, अलाउ करोगे, वही बातें बताई जाएंगी। अदरवाइज कोई बातें नहीं बताई जाएंगी, ना कोर्ट को बताई जाएंगी, किसी को नहीं बताई जाएंगी। आप बताइए आपका क्या कहना चाहते हो। अब ये प्रोसेस जो होती है सिंगल सेशन की, यहाँ पर पक्षकार
आपके कॉन्फिडेंस में लेने के बाद वो बातें बताता है जो सामने वाले के सामने नहीं बता पा रहा है, अपनी गोपनीय बातें निकालता है, एक्चुअल नीड निकालता है। अब यहाँ पर डिफरेंस एक मैं आपको बताऊं क्या होता है कि जो लिटिगेशन है वहां पर आपने जो साक्ष्य दिए हैं उस पर ही फैसला हो रहा है, चाहे फिर वो स्टैब्लिश आपने किए नहीं किए, आपके साथ न्याय हुआ नहीं हुआ, तो जो माननीय न्यायालय ने देखा कि ये मेरे सामने है उसके आधार पर फैसला कर दिया। लेकिन जो मीडिएशन में होता है, मीडिएशन में आपकी नीड एक्चुअल क्या है उस पर बात होती है। देखिए 3 चीजें होती है, नीड, वांट और डिजायर। डिजायर कुछ भी हो सकती है, वांट कुछ भी हो सकती है, चाहत तो चांद छूने की हो सकती है, लेकिन जो नीड होती है एक्चुअल वो आपकी क्या होती है, ये वहां पे आप बताते हो कि भाई अगर ये हो जाए तो फिर मैं करने को तैयार हूं। वो दूसरे व्यक्ति की नीड निकलवाता है, वो फिर एक्चुअल जो नीड होती है, क्योंकि जो कोर्ट में केस लगा है, अगेन आई एम रिपीटिंग, फैक्ट्स, लॉ और पोजीशन, कि नहीं मैं बड़ा हूं मुझे चाहिए, मेरा ईगो है। फैक्ट्स कि नहीं आपका तो नेग्लिजेंस है, ये होगा। लॉ कहता है भाई, लॉ तो मैं कैसे इसको डिफर कर सकता हूँ, लॉ कह रहा है मुझे तो चाहिए। लेकिन जब मीडिएशन में वो केस आता है तब वो लॉ भी थोड़ा सा शिथिल होता है, वहां पर बोलता क्या अपन ऐसा कर सकते हैं, चलिए कर सकते हैं, ठीक है। अब 13 लगा हुआ है, 13B में कन्वर्ट हो गया, 13 लगा हुआ है तलाक का, वो सेक्शन 9 में कन्वर्ट हो गया, साथ में जाने के लिए कन्वर्ट हो गए। तो वहां पर दूसरा फैक्ट्स, फैक्ट्स तो कह रहा है कि नेग्लिजेंसी है, इसमें ये होना चाहिए, लेकिन वो सेट करते ठीक है जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम इसमें तैयार है। पोजीशन, मैं बड़ा भाई हूँ, वो पोजीशन वहां पे ईगोज थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है जी बताएं क्या करना है, हम इसको बात करने को तैयार है, तो आधा तुम ले लो या थोड़ा बहुत तुम कर लो। तो ये मीडिएटर नीड निकालता है, एक्चुअल नीड क्या है, और उस नीड पे कंप्रोमाइज उन दोनों का करवाता है। अब कंप्रोमाइज से थोड़ा बढ़ता है, वो जाता है विन विन सिचुएशन में। कॉन्फ्लिक्ट की हम बात कर रहे थे, तो जो मैं ये बता रहा हूं आपको कि ये मीडिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्फ्लिक्ट में डील करता है, कॉन्फ्लिक्ट में आप भी डील करते हो। अगर कोई बात आई, मान लीजिए ये पीएलबी बैठे हुए या कोई स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आपके एडवोकेट बैठे हुए हैं यहाँ पर, अगर आपके कोलीग में लड़ाई हुई तो आप क्या करते हो किसी बात पे, जैसे वो पर्दे की बात को मैं एग्जांपल लेता हूं। अब मिसेज ने कहा नहीं पर्दा तो जो है वो इसी रंग का होगा, अब बहस, मैंने अपने आप को वहां से किनारे कर लिया, अवॉइड कर लिया, सुनना ही नहीं मुझे, हटा, सुनना ही नहीं। तो मैंने इस तरह से क्या किया, उसको और प्रोवोक करने के लिए चांस दिया। प्रोवोक होंगी आज नहीं कल होंगी, क्योंकि मैंने उस कॉन्फ्लिक्ट को डील किया ही नहीं, उस पर्दे को डील नहीं किया मैंने। पर्दे के लिए कोई और एग्जाम्पल हो सकता है आपके जो है लाइफ का। एक तो पहला कारण अवॉइड किया हमने, दूसरा एकमेंड किया कि ठीक है देवी रहना मुझे यहीं पे, खाना मैं शाम को आके यही तुम्हारे हाथ में खाना है मुझे, ठीक है वाइफ हो। तो मैंने कहा ठीक है एकमेंड, मैंने अपने आप को एकमेंड कर लिया, एकमेंडेटिंग पोजीशन पे आ गया कि ठीक है जो तुमको पसंद वही बात करूंगा। इसमें नुकसान क्या हुआ, मेरा ईगो तो है, अब वो हर्ट होगा। तो हमने कॉन्फ्लिक्ट को कैसे डील किया, एकमेंड कर लिया। अब कंपीटिंग आ गया, नहीं पर्दे तो गुलाबी लगेंगे, पर्दे गुलाबी लगेंगे, उसने कहा नहीं पर्दे तो यही लगेंगे, बस। अब हमने कंपीट करना शुरू किया, तो यहाँ पर लूज लूज होगा, दोनों हारेंगे क्योंकि कोई नहीं हो रहा। बाकी दोनों में विन लूज था, एक जीता एक हारा। अब चलो चाहे काम करते हैं, आधा पर्दा तुम लगा लो आधा पर्दा हम लगा लेते हैं, ये करके कि कंप्रोमाइज हो गया कि दोनों कलर आ गए। इससे बढ़ के ये हुआ, अच्छा क्या और बेहतर हो सकता है क्या, विन विन सिचुएशन, वो क्वेश्चन आती है कोलैबोरेटिंग। तो मीडिएटर क्या करता है, वो जो कंपीटिंग मोड पे आए हुए हैं व्यक्ति हैं अपने कॉन्फ्लिक्ट दूर करने वाले, या जो एकोमोडेटिंग पे आए हुए हैं जहां पर पूर्ण संतुष्टि नहीं है वो, या फिर जो अवॉइडिंग में आए हुए हैं जहां पूर्ण संतुष्टि नहीं है, उन्हें वो कंप्रोमाइज मोड पे लेके आता है, फिर वहां से लेके जाता है विन विन सिचुएशन की तरफ जहां दोनों को लगता है कि हम जीत गए। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हो गया आपका। सिंगल सेशन होने के बाद में वो दोनों की नीड निकालता है, नीड निकालने के बाद में वो दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आता है, ठीक है आपको ये चाहिए आपको ये चाहिए, और चीजें वहां पर क्लियर हो जाती है। फिर आखिरी में आता है एग्रीमेंट, जहां पर दोनों पक्षों ने जो समझौता आपस में किया है, जो कोलैबोरेट किया है, उसको वो राइटिंग में रिड्यूस करता है और माननीय न्यायालय में भेज देता है। तो इस तरह 4 चरण में ये चीजें पूरी करता है वो। इंट्रोडक्शन करता है, ज्वाइंट सेशन लेता है, सिंगल सेशन करता है जहां वो अलग अलग दोनों को सुनता है, और इसके बीच में एक चीज और आती है सब सेशन, कि कई बार ये होता है एडवोकेट को वो आखिरी में अलग से बुला लेता है, उनके परिवार के लोग जो आए हुए हैं या जो दूसरे लोग हैं उनको बुलाता है कि भाई इनसे बात करके हो सकता कोई हल निकल सकता है, ये कोर्ट में नहीं हो सकता।
कोर्ट इतना लिबरल हो ही नहीं सकती, कोर्ट इतना आगे जा ही नहीं सकती, पर मीडिएशन में मीडिएटर जा सकता है। तो ये क्या करता है, सब सेशन को भी उसको उपयोग करता है, और आखिरी में जो आता है चौथा चरण, वो एग्रीमेंट करके चीजों को खत्म कर देता है। अब सवाल जो रिस्पेक्टेड मैडम ने बताया था कि बाकी जो एडीआर है उसके हिसाब में इसको रख के देखेंगे बीच में, सो आपके पास एक तो है आर्बिट्रेशन, ठीक है, 1996 का। अब आर्बिट्रेशन में क्या होता है, जो इसमें एक विषय भी है कि जो कोई डिस्प्यूट या तो पहले से उसमें कोई क्लॉज हो कि अगर कोई विवाद होता है तो आर्बिट्रेशन के माध्यम से सुलझाया जाएगा, तो वो तो आर्बिट्रेशन में चला गया, या फिर माननीय न्यायालय ये पाता है कि इसमें आर्बिट्रेशन के माध्यम से सुलझ सकता है, तो वो ऐसे प्रकरणों को वो भेज सकता है कहां पर, आर्बिट्रेशन में। लेकिन आर्बिट्रेशन में क्या होता है, आपका सुना, इनका सुना, फिर एक उसमें क्लॉज आता है कि जहां पर एमिकेबल सेटलमेंट की बात करता है आर्बिट्रेटर कि भाई देख लीजिए, सुलझा लीजिए अगर आपको लगता है बैठ चीज करके, लेकिन वो बातचीत नहीं होती है तो फिर वो कौन सही कौन गलत है, एक क्वेशी जजमेंट जो है, जजमेंटल वहां पर एक पोजीशन आती है, वो क्वेशी एक जज होता है, वो उसको अवार्ड पारित कर देता है जिसकी वो अपील करते, वहां पर एक व्यक्ति नाखुश होता है, ये होता है। काउंसिलेशन में हम अपनी राय कई बार थोपते हैं, हम समझाते हैं, ठीक है, तो उसमें वो आपकी बात हो सकता है, काउंसिल जो काउंसलिंग वगैरह फैमिली कोर्ट में होती है, तो कई बार आप बताते भाई ये गलत है, ये सही है, और आप किसी तरह मामले को ठीक कर देते हो, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज तो हो सकता है, हो सकता है, लेकिन पूर्ण संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि आपने चीजों को बताया है, लाभ हानि बताया है, डराया है, जो भी किया है, उसको एक लेमन भाषा में अगर बोला जाए। लोक अदालत में, अब लोक अदालत में भी कमोबेश यही, अगर आप नहीं मानते हैं वहां पर, और लोक अदालत एक वनडे मैच की तरह होता है कि एक दिन में आपका और सैकड़ों केस लगे हुए हैं, अपनी बात हम कह पा रहे हैं कि नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन मीडिएशन जो होता है, मीडिएशन में आपको पूरा टाइम मिलता है। अब इन तीनों प्रोसेस में आप देखिए, कहीं भी आपकी जो राय शुमारी थी, क्या वो इंपॉर्टेंट थी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जो चाहते थे क्या वो हुआ? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मीडिएशन में आप अपनी बातों को निकालते हो, और बिना किसी रोक टोक के निकालते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई चीजें नहीं, आप बोल सकते हो। अब अगर वहां पर एक फायदा ये होता है कि ये कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस है, तो एक कमरे में होती है, एक चैम्बर में होती है, इसकी बातें बाहर नहीं जाती, तो आपने जो यहाँ पे ऑफर काउंटर ऑफर किया है वो कहीं बाहर नहीं जाएगा, आप अपने जो भी डिस्क्लोज आपने किए हैं फैक्ट्स, वो बाहर नहीं जाएंगे, और मीडिएटर उनको अपने तक रख के आपकी जो नीड्स हैं उस पर बात करेगा, चीजों को खत्म कर देगा। तो ये पूरी मीडिएशन प्रोसेस यहाँ पर हो गई है। अब आने वाला समय मीडिएशन का ही है, क्योंकि एमसीआई बनने के बाद में जब प्राइवेट जो मीडिएशन के यहाँ पे लिखा हुआ कि कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के मीडिएशन होते हैं, एक होते हैं प्राइवेट मीडिएशन, एक कोर्ट एनेक्स्ड मीडिएशन। जो कोर्ट में पेंडिंग है मामले, वो कहलाते हैं कोर्ट एनेक्स्ड मीडिएशन, जहां पर कोर्ट अपने केसेस को भेजता है माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, आपका डालसा में, कि जहाँ पे, या फिर मीडिएशन सेंटर में, जहां दोनों पक्षकार अपनी बैठ के बात को अपने सुलझाते हैं। जो प्राइवेट मीडिएशन होता है, जो बाहर आउट ऑफ कोर्ट, एमसीआई बनने तक अभी तक प्राइवेट मीडिएशन में कोई वजूद नहीं है, वो काउंसिलेशन एक्ट में होता है, और 74 में उसको अवार्ड पारित करते हैं, जो हम भी कई बार करते हैं, तो हम उसको काउंसिलेशन एक्ट पे ही लेते हैं, उसको लेने के बाद में सहमति लेते हैं, लेने के बाद उनसे काउंसिलेशन करते हैं और मीडिएशन करते हैं, और 74 में उसको अवार्ड को कन्वर्ट करते हैं। लेकिन मीडिएशन में जो होता है कि आपने अवार्ड जो निकाला, प्रतिवेदन सेटलमेंट, वो कोर्ट में जाता है, और कोर्ट में वेरीफाई होता है, वेरीफाई होकर हमेशा के लिए वो चीज खत्म हो जाती है। तो जो बेस्ट होता है वो मीडिएशन होता है, कि जहां पर पार्टी सेल्फ डिटर्मिनेशन जो एस्टेब्लिश होता है, वो खुद अपनी बातों को रख पाती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब तो ये अंतर भी आपने देख लिया, आर्बिट्रेशन के बीच में अंतर क्या है और मीडिएशन के बीच में अंतर क्या है। मध्यस्थ कौन होते हैं इसको अपन देख लेते हैं, कि मध्यस्थ जो है एक निष्पक्ष व्यक्ति होते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, वो रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, रिटायर्ड जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या कोई एक्सपर्ट सोसाइटी के, या वकील जो 5 साल की एमपी में 5 साल की प्रैक्टिस जिनकी हो चुकी है, वो हो सकते हैं। उनकी भूमिका जो रहती है वो सेटलमेंट की रहती है। अब ये पूरा एक खाका आपको मीडिएशन का यहाँ पर बता दिया गया। अगर कोई सवाल आपके बीच में हो तो वो सवाल के माध्यम से यहाँ पर आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। कोई सवाल अगर हो आपके।
कोई भी सवाल? म्यूट तो नहीं है वो? आप में जो भी ट्रेन मीडिएटर, कितने ट्रेन मीडिएटर हैं अभी उपस्थित? आप प्लीज जो भी आपके यहाँ ट्रेन मीडिएटर जो भी यहाँ पर है उनमें से कोई प्लीज एक जो है वो बताएं कि कोई ऐसा प्रकरण जिसमें उन्होंने मीडिएशन किया है और उनका जो एक्सपीरियंस रहा मीडिएशन के बारे में ड्यूरिंग दिस सेशन, ताकि उससे दूसरों को भी जानने में मदद मिलेगी। किस तरीके से आपने उस प्रकरण का निराकरण करने में मदद की थी मीडिएशन के थ्रू, भले ही वो असफल रहा हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं अनिता तिवारी सामाजिक क्षेत्र से हूँ और मैंने विधिक सेवा प्राधिकरण से जब मैं केस आते थे बारी तो उसे 7 केस में सफलता हासिल की। बाकी काफी दिनों से भी केस नहीं आया, इसलिए थोड़ी दूरियां बन गई थी, लेकिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज एक काउंसलर भी हूँ और पुरुषार्थ शिक्षा समिति से काउंसलिंग करते हुए और एक इसका एक सफलता रही है और 1000 परिवार काउंसलिंग के थ्रू और ये मध्यस्थता के थ्रू मैंने जुड़े, ये मेरी सफलता थी। और जहाँ तक के एक आया था ऐसा केस बताना नहीं चाहूंगी वो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ प्रकरण ऐसे होते हैं जिसमें हमें सफलता तो मिलती है, लेकिन उसमें ये भी कहा गया था कि ये यानी तलाक रख लेना चाहिए। मैडम आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है, कट के आ रही है। थोड़ा सा माइक आप नजदीक कर लो। जी, तो वो मुझे एक अच्छा निर्णय ऐसा लगा कि मैंने बताना चाहिए। ऐसे केसेस आते हैं कि जो लड़की चाहती थी कि मैं रहना नहीं चाहती, जैसे साहब ने बोले कि हम अलग अलग इससे पूछे, तो पहले तो परिवार के साथ पूछा था क्योंकि लड़की को छोड़ना नहीं चाहते थे। फिर मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि ये लड़की को अलग से पूछ के कुछ बातें हैं जो पूछना चाहिए, तो उसने कहा कि वो मुझे बता रही थी आप एक महिला है, आप समझते कि शादी क्यों की जाती है, तो मुझे सुख नहीं मिला है, तो मैं कैसे कहूँ आपसे कि मैं यहाँ रह सकती। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती भी थी कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ। फिर मैंने उससे कहा तो उसके परिवार ने भी स्वीकारा और मुझे ऐसा लगा कि वो लड़की ने खुद तलाक देना मंजूर। वेरी गुड। देखिए ये कितना बड़ा यही फायदा जो मीडिएशन में होता है। आप तो काउंसलिंग की आपने बात की, यही प्रोसेस मीडिएशन में जब अपनाते हैं आप, ये कोर्ट में अपना नहीं सकते अपन, कोर्ट में ये सब चीजें हो नहीं सकती, लेकिन आप मीडिएशन में सिंगल सेशन में जाते हैं, जिस तरह कॉन्फिडेंशियल निकलती है, आप उनको फिर उनकी नीड में कन्वर्ट करते हो और उनका जो क्या चाहते हिडन एजेंडा कई बार निकालते हो क्या चाहते हो, और फिर दूसरे पक्षकार से बात करते हो और बात करते करते एक रास्ता निकलवा के देते हो उनको, निकालते वही है, आप फैसिलिटेट करते हो वहां पर। और मैं आपको एक बताऊं, जो मीडिएटर जो काम करता है वो एक कैटलिस्ट के हिसाब से काम करता है कि वो उत्प्रेरक होता है, वो एक किसी भी क्रिया की गति को बढ़ाता है, कम करता है, खुद को बिना डिस्ट्रॉय या बिना जो है प्रभावित किए हुए। तो मीडिएटर का काम यही होता है, ये आपने जो बताया बिल्कुल सही है, और यही एक बेनिफिट है मीडिएशन का, जो होता है कि आप कॉन्फिडेंशियलिटी पे बात करते हो, उनकी निकलवाते हो और फिर उस पे कोई निर्णय करवाते हो। कोई और कोई सवाल अगर पूछना चाहे इधर पे? नमस्कार सर, मैं मनीषा जैन, आप जानते हैं मुझे? मनीषा जैन समाज में काम किया है मैंने, समाज में किसमें? केस आया था सर, जिसमें 2 भाइयों के बीच में इस बात की थी कि ग्राउंड फ्लोर मुझे चाहिए, बड़ा बोल रहा था, छोटा बोल रहा था ग्राउंड फ्लोर मुझे चाहिए। और उसका रूट कॉज ये था कि जैसे सुन के कोई भी आपका मैडम आपकी माइक थोड़ा दूर है शायद, तो माइक में थोड़ा सा आपका शुभ नाम बताएं। सर मैं मनीषा जैन, जैन डिजिटल वॉलंटियर। अच्छा मनीषा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, मैं आपको पहचान गया। जी जी जी, उस टाइम पे ये केस आया था मेरे पास। मुझे सवाल बताएं मनीषा जी, सवाल बताएं। हाँ वही बता रही सर, कोई भी तरह से भी कदम बड़ा क्या ऐसा नहीं, बट इस तरह का ये केस था कि दोनों भाइयों के बीच में एक झगड़ा था, ग्राउंड फ्लोर पे मैं रहूंगा, फर्स्ट फ्लोर पे मैं रहूंगा।
तो यूजुअली सुनने के बाद यही लगता है कि बड़ा रूल बड़ा है, शायद कुछ कॉम्प्लिकेशन होंगे। बाद में सर उसके रूट कॉज से ये पता चला कि छोटे भाई के पास मदर रहती थी। मीडिएशन के दौरान ये समझ में आएगा कि मदर रहती है, तो उनको ज्यादा ग्राउंड फ्लोर की। तो जैसे कि आपने बताया कि नीड के ऊपर जो चीजें होती हैं, जो निकल के दिया उसमें, तो लोग नीचे वाला बड़े वाला छोटे वाले को बोलने के लिए सहमत हुआ, तो ग्राउंड फ्लोर का घर मेरे ख्याल से सर आपका आवाज नहीं आ रही है। सविता मैम अगर उनके सवाल को आप दोहरा सकें बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि समय भी हो रहा है, सो अगर आप अपने माइक से दोहरा दें। एक्चुअली इनका क्वेश्चन है कि उन्होंने जो केस क्लिक किया था मीडिएशन में, ये वो बता रहे हैं, उस चीज को बता रहे थे, शेयरिंग हर एक्सपीरियंस। हाँ, एक्सपीरियंस इनको शेयर कर रहे हैं कि ओके बड़ा और छोटा। तो छोटे भाई के पास मदर रहती थी और उनकी जो लड़ाई थी वो थी कि कौन ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा, कौन फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा। बाद में जो के सामने एक फैक्ट आया कि छोटे भाई के साथ मदर रहती जो ओल्ड एज थी, तो नीड के अकॉर्डिंग छोटे भाई की बड़े से ज्यादा थी ग्राउंड फ्लोर पे रहती। इस आधार पे इनका जो मध्यस्थता था कि हाँ छोटा भाई क्यों नीचे, फिर वो सेटल हुआ उनका कि छोटा भाई क्योंकि मदर है उनके पास, वो नीचे रहने को एग्री हुआ एंड बड़ा इस तरीके से इन्होंने केस को डील किया। बहुत देखिए, इसमें जो मनीषा जी ने क्या किया, उनकी नीड निकाली एक्चुअल, क्योंकि डिस्प्यूट था। अगर डिस्प्यूट था तो वो डिजायर पे था कि भाई मैं नहीं दूंगा, पोजीशन पे था, डिस्प्यूट रहा होगा, कॉन्फ्लिक्ट वहां पे रहा होगा। पर मनीषा जी ने उनकी नीड निकाली कि ऊपर कौन रहेगा, नीचे कौन रहेगा, इस पे बातचीत करवाई। उस बातचीत के बाद में चीजें सुलझी। और यहाँ पर कुछ बैठे हुए हैं पीएल और कम्युनिटी मीडिएटर भी बैठे हुए हैं, तो ये बड़ा उपयोगी हो सकता है उनके लिए भी। कम्युनिटी में जो मीडिएशन होते हैं, जिनके लिए सालसा और रिस्पेक्टेड मैडम बहुत जो है उनको प्रचार प्रसार भी करते हैं और ट्रेंड भी करते हैं लोगों को, और रिजल्ट्स में हमें मिल रहे हैं। वहां पर मीडिएशन का उपयोग बहुत अच्छा हो सकता है कि दोनों पक्षकारों को बुला के वहीं पर उनकी नीड जो है एक्चुअल, और जो रीजन था, एक्चुअल जो रीजन था, उस पर हैमर करें, उनकी आइस ब्रेकिंग करवाए वहीं पे, और वहीं पे मामले को खत्म कर दें ताकि चीजें आगे ना बढ़ पाए। तो ये आप लोग वहां पे बहुत अच्छे से कम्युनिटी में कर सकते हो। कोई अगर सवाल हो, अदरवाइज फिर जो है यहाँ पर कोई और सवाल हो सर जी। आफ्टर काउंसलिंग यदि उनके कुछ एग्रीमेंट साइन हो जाते हैं किसी शर्तों पे, और वो साइन कर देते हैं उस एग्रीमेंट पे कि हम इन शर्तों पे अपना विवाद, उस एग्रीमेंट की क्या वैल्यू होगी, वो एग्रीमेंट जब कोर्ट में जाएगा तो उसकी आगे की क्या कार्रवाई होगी? अगर वो एग्रीमेंट पे साइन कर देते हैं तो, और अगर वो मीडिएशन के प्रोसेस में तो हुआ है, तो वो एग्रीमेंट कभी कोर्ट में नहीं जाएगा। जैसा कि आपको सेशन में ही बताया गया है कि कॉन्फिडेंशियलिटी इज द सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। मीडिएटर ने किस तरीके से मीडिएट किया उस मैटर को, ये कोर्ट को डिस्क्लोज नहीं किया जाता। मीडिएटर सिर्फ ये लिख के भेजते हैं कि इसमें इनका कॉम्प्रोमाइज हुआ क्या, ये किस निष्कर्ष पर पहुंचे, और उस निष्कर्ष के तारतम्य में लीगल प्रोविजंस के परव्यू में उस केस का किस तरह से डिस्पोजल होगा। दैट्स ओनली द पार्ट ऑफ दिस मीडिएशन प्रोसेस। वो एग्रीमेंट में ये सब होता है आउट ऑफ कोर्ट। देखिए, जो हम अभी वही बताने की कोशिश कर रहे थे ना कि राजीनामा नॉर्मल, जो हम राजीनामा कोर्ट के एडवोकेट्स हैं, आप में सब में सबके मन में आता है कि ठीक है राजीनामा तो हम तो बहुत, आप कितने ही मीडिएशन कराते होगे, हम तो, हमारा तो डेली का काम है 498A में और डोमेस्टिक वायलेंस में और चेक बाउंसिंग के केस में, हम तो दिन में 4 मीडिएशन करके अपने लेवल पे और राजीनामा फाइल करते हैं। तो इतना क्या इम्पोर्टेंट है मीडिएशन में। बट इम्पोर्टेंस यही है कि आप जो कोर्ट के बाहर सेटलमेंट दोनों पार्टीज में कराते हैं, वो तब कराते हैं, और क्यों कराते हैं, वो डिस्प्यूट पे कराते हैं। जब वो डिस्प्यूट और लिटिगेशन में कन्वर्ट हो, जैसे कि आपको बताया हमारे एक्सपर्ट ने कि स्टार्टिंग होती है डिफरेंस से, फिर कन्वर्ट होता है आर्ग्यूमेंट में, फिर आर्ग्यूमेंट से जाता है कॉन्फ्लिक्ट में, और फिर वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है डिस्प्यूट और लिटिगेशन का पार्ट। तो आप उन पक्षकारों को कहाँ मिले जब वो डिस्प्यूट और लिटिगेशन का पार्ट हो चुके थे, और आपने हैमर कहाँ किया, कहाँ पे, लिटिगेशन पे और डिस्प्यूट पे, कि समहाउ इनका लिटिगेशन जो है ये सॉल्व हो जाए। बट आप उनके डिफरेंसेस तक पहुंच ही नहीं पाए।
वो डिफरेंसेस वो ताउम्र अपने साथ लेके जिएंगे और वो डिफरेंसेस हमेशा बने रहेंगे, और 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद फिर से एक लिटिगेशन आएगा उसी मोटिव के साथ। मैं आपको एक एग्जाम्पल क्या मतलब, मैं आपको एक वास्तविक केस के साथ इस सेशन को क्लोज करना चाहूंगी कि हाउ मीडिएशन इज सो इम्पोर्टेंट हियर। ड्यूरिंग माय टेन्योर मेरे सामने एक ऐसा केस आया था कि 2 भाई थे और उनका बेसिकली जो विवाद था, डिफरेंसेस शुरू हुए उनके प्रॉपर्टी के विवाद को लेके। डिफरेंसेस नहीं, सॉरी, कॉन्फ्लिक्ट। डिफरेंस उनका ये था कि एक जो भाई था वो ज्यादा काबिल था माता पिता की नजरों में, और जो एक भाई था उसे माता पिता कम काबिल समझते थे। तो डिफरेंसेस वहां से आने शुरू हो गए। जब हम डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर देते हैं ना, तो डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। डिफरेंस आने शुरू हो गए, डिफरेंस ने कॉन्फ्लिक्ट कब बना, जब प्रॉपर्टी की बात आई। दोनों रिजिड हो गए क्योंकि डिफरेंसेस तो काफी समय से वो लेके चल रहे थे अपने पास। वो जो डिफरेंस जो वो आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट होके वो कॉन्फ्लिक्ट बन गया, और वो कॉन्फ्लिक्ट होके लिटिगेशन में कन्वर्ट हो गया। पहले छोटे छोटे लिटिगेशन आए, सबसे पहले प्रॉपर्टी का लिटिगेशन आया, ये हमारी प्रॉपर्टी वो, फिर कभी चेक बाउंसिंग का लिटिगेशन आया, कभी छोटी मोटी मारपीट का केस आया 325। उसके बाद धीरे धीरे वो दोनों भाई अपने 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 पार्ट के फैमिली मेंबर्स को भी लिटिगेशन का पार्ट बनाते गए। कभी इसकी बहन ने उसके बेटे को मार दिया, कभी उसके भाई ने उसको कर दिया, यहाँ तक कि उस मैटर में बच्चों को तक इन्वॉल्व कर लिया गया, जिसमें जुवेनाइल बच्चे भी थे, और उनके केसेस जो हैं वो जुवेनाइल कोर्ट में भी चलने लगे, चेक बाउंसिंग कोर्ट में भी चलने लगे, सिविल लिटिगेशन भी चलने लग गया, क्रिमिनल केसेस भी चारों तरफ पूरे कोर्ट में उस फैमिली के लिटिगेशन चर्चित हो गए। जब एक समय पर उनको समझाने की कोशिश की, तब मैंने वो, और उसमें से एक लिटिगेशन करते करते तो वकील ही बन चुके थे दोनों भाई, वकालत भी कर ली उन्होंने। तो उनको ये समझाया कोर्ट ने कि देखिए जो आप ये कर रहे हैं ये किसी दिन बड़ी घटना का स्वरूप ले लेगा, ये आपका फुल टाइम हो गया है ये लिटिगेशन का बड़ी। और अंत में वो मीडिएशन के लिए कभी राजी नहीं हुए, कभी उन्होंने मीडिएशन के लिए वो राजी नहीं हुए। उनका केस मीडिएशन के लिए जाता भी था तो वो कभी उपस्थित ही नहीं होते थे। अंततः उसमें एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी और दूसरा भाई जेल चला गया, आजीवन कारावास की सजा। इस तरीके से वो लिटिगेशन समाप्त हुई, और उसमें जो बच्चे इन्वॉल्व थे वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुए, जिनका करियर के लिए जो आज भी फाइट कर रहे हैं और वहां लिटिगेशन झेल रहे हैं। उनकी एजुकेशन ब्रिलियंट, ही वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट जो वो बच्चा था। तो इस तरीके से वो पूरा परिवार खराब हो गया। कहां से? कि माता पिता की वजह से, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से दोनों में डिफरेंसेस आए थे। तो ये जो राजीनामा जो हम नॉर्मली बाहर करा लेते हैं कि पक्षकार जाके कोर्ट में बयान नहीं देता है प्रॉपर, या कंपाउंडेबल है तो 320 की एप्लीकेशन करके फाइल, वो डिफरेंसेस कभी खत्म नहीं करता। और जहां तक एडवोकेट्स, कभी कभी ये भी बात सामने आती है कि एडवोकेट्स क्यों प्रमोट करें मीडिएशन को। एडवोकेट्स का तो लिटिगेशन को उनका लीगल रिप्रेजेंटेशन करना उनका काम है, तो वो क्यों मीडिएशन का? क्योंकि वो तो विधि व्यवसाय कर रहे हैं। देखिए, एक होती है प्रैक्टिस, जो भी, एक होती है टैक्टिस, और एक होती है एथिकल प्रैक्टिस। नॉर्मली मेजॉरिटी वाइज जो अच्छे एडवोकेट्स होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं लीगल प्रोविजंस के अंतर्गत। कुछ एडवोकेट्स बहुत ही कम टैक्टिस फॉलो करते हैं। टैक्टिस आप अच्छे से समझ सकते हैं कि उसको कैसे तो भी मोल्ड करके, मैनिपुलेट करके, कैसे तो भी पक्षकार को हम रिलीफ दिला दें, दैट इज अवर मोटो। और एक होती है एथिकल प्रैक्टिस। तो एथिकल प्रैक्टिस की तरफ हम जाएं, जहां हम एडवोकेट एक्ट भी जहां पर आएगा पिक्चर में, तो अगर हम एथिकल प्रैक्टिस की तरफ जाएं तो हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमें उसको लीगली रिप्रेजेंट करना है कोर्ट में। हमें कैसे तो भी उसे रिलीफ दिलाना है, और ऐसी रिलीफ दिलाना है कि वो वर्षों तक याद करे कि हमारे वकील साहब ने हमें ऐसी रिलीफ दिलाई कि आज हमारे सारे लिटिगेशन खत्म हो गए। सो मीडिएशन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस। तो इन्हीं शब्दों के साथ आई होप थोड़ा बहुत हम कन्विंस कर पाए होंगे सभी को, क्योंकि हमारे यहाँ लॉ स्टूडेंट्स हैं। देखिए, जो पार्टिसिपेंट्स है, लॉ स्टूडेंट हो आप लोग भले भी ट्रेन मीडिएटर नहीं हो, बट आप अपने अपने पार्ट में मीडिएशन की जो छोटी छोटी टेक्निक्स हैं उनके थ्रू आप पार्ट बन सकते हो किसी के डिफरेंसेस कम करने के लिए। पीएलवीज है, पीएलवीज का तो काम ही है, ये पीएलवीज को तो काम ही है कि किस तरीके से उनको लीगल असिस्टेंस आप प्राइमरी स्टेज पर प्रोवाइड करा सकें। ट्रेन्ड मीडिएटर तो खैर दे आर मेंट फॉर दिस,
और कम्युनिटी मीडिएटर्स का तो बहुत ही व्यापक रोल, कम्युनिटी मीडिएट, क्योंकि ये मीडिएशन स्टार्ट ही कम्युनिटी मीडिएशन से हुआ था। स्टार्टिंग में अपनी अपनी कम्युनिटीज जो होती थी, अपने अपने कम्युनिटीज के मैटर सुलझाती थी, तो क्योंकि कम्युनिटी लीडर्स की बात उनकी कम्युनिटी ज्यादा बेहतर तरीके से समझती है और उन्हें अपना वेल विशर मानती है। तो इस तरीके से निश्चित तौर से आप मीडिएशन को आगे प्रमोट करेंगे और पक्षकारों के लिए भी ये बहुत ही हितकर होगा। जहां तक मीडिएशन के टाइप्स का प्रश्न है, एक आपका क्वेश्चन किसी ने आया था कि मीडिएशन के टाइप्स क्या हो सकते हैं। मीडिएशन के टाइप्स तो दो ही होते हैं, टाइप्स भी नहीं कहेंगे, स्टेजेस हैं, प्री लिटिगेशन स्टेज और पेंडिंग स्टेज में। लेकिन दो तरह के केसेस में और मीडिएशन के, कमर्शियल कोर्ट के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसमें भी मीडिएशन होता है, वो अलग तरह का मीडिएशन होता है। उसमें मैंडेट है प्री लिटिगेशन स्तर पर, प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन का, तो वहां पर भी मीडिएशन होता है। क्योंकि हमारे पास समय कम है, किसी अवसर पर हम जरूर कमर्शियल पे भी चाहेंगे कि शायद जी उस पे भी सेशन लें, क्योंकि कमर्शियल थोड़ा सा एरिया जो है वो थोड़ा सा इग्नोर्ड हो रहा है अभी, और जो फिगर्स हैं उसके बहुत अच्छे नहीं है कि वहां पर जो प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन की बात कही गई है वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से फॉलो नहीं है, तो उस पर भी प्रकाश डालेंगे। आप प्लीज आप कुछ कहना बस एक सेकंड, जो मैम ने अभी रिस्पेक्टिव मैम ने जो कम्युनिटी मीडिएशन की बात की है और ये बात आई थी एक सेटलमेंट की, तो एक सजेशन ये था कि देखिए जो भी कम्युनिटी मीडिएटर्स वहाँ पे एक्टिव हैं और जो समझौते करवा रहे हैं वो अपने समझौते वहां तक ना रखें, उन समझौतों को प्री लिटिगेशन पे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजें। जैसे मान लीजिए जो भी समझौता होता उन शर्तों को आप लीगलाइज करवाएं, आप वहां भेजें और प्री लिटिगेशन पे उसको फॉर्म भरवाएं और प्री लिटिगेशन माध्यम से समझौते को रखें और लोक अदालत में जो भी होती है उसे अवार्ड में पारित करवाएं। अदरवाइज जो आपने समझौते कम्युनिटी मीडिएशन में करवाएं अपने सेंटर में, उनकी लीगल सेंसिटिव कुछ भी नहीं होगी, उनको फॉलो नहीं किया जाएगा। इसलिए प्लीज उनको आप प्री उसमें लेके जाएं, लोक अदालत में रखवाएं प्री लिटिगेशन के माध्यम से, जैसा कि मैम ने यहाँ पर बताया हुआ है। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही धैर्यपूर्वक ये सेशन को सुना और आई होप जो कन्वे हम करना चाह रहे थे आप तक वो आपको कन्वे हुआ होगा। और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मैं छिंदवाड़ा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और आदरणीय सेक्रेटरी मैडम को भी धन्यवाद देती हूँ, जो हमारे साथ एक्सपर्ट हैं। उन्होंने भी अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला और हम सबको संबोधित किया, उनको भी बहुत आभार। और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का जो जिनके अंदर इतनी जिज्ञासा थी कि हम मीडिएशन के बारे में समझना चाहते हैं और हम माध्यम बनना चाहते हैं इसको प्रमोट करने का। सो ऑल द वेरी बेस्ट और लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द betterment and promoting for the mediation process. Thank you so much.